अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं समर अब्बास। पाकिस्तान इस वक्त तारीख के एक बड़े सैलाबी चैलेंज का सामना कर रहा है। यह सैलाबी रेला अपने साथ न सिर्फ कीमती इंसानी जानें बल्कि फसलें, रिहायशी मकानात और सरमाया सब कुछ बहा ले गया। दरियाओं की तोगयानी पंजाब से शुरू होकर सिंध तक पहुंच चुकी है। कुडू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार है। सक्कर बैराज पर दरमियाने दर्जे की सूरत हाल है और कोटरी पर निचले दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया गया है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक कुडू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जहां पानी का बहाव बढ़कर 5,61,000 क्यूसेक हो गया है। सक्कर बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है, जहां पानी की आमद 4,80,000 क्यूसेक हो गई है। कोटरी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब है, जहां बहाव 2,71,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। इस सूरत हाल से मालूम होता है कि सिंध के कच्चे के इलाके कितनी तेजी से खतरे की जद में आ रहे हैं। यही रेला पहले से डूबे हुए सेवन की जानिब बढ़ रहा है और माहिरीन के मुताबिक अगले 24 से 48 घंटों में सेवन की सूरत हाल मजीद खराब हो सकती है। सिंध के मुतअद्दिद अजला में तबाही का आगाज हो चुका है। सक्कर डिवीजन में कच्चे के 30% से जायद इलाकों का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है, जहां से अब तक 75,000 से ज्यादा अफराद और तकरीबन 3 लाख मवेशी महफूज मुकामात पर मुंतकिल किए जा चुके हैं। कोटकी के कादरपुर और रोंती, दादू की तहसील मेहड़ और नवाब शाह के 20 से ज्यादा देहात भी जेर आब आ गए हैं। दूसरी जानिब पंजाब में भी सूरत हाल गंभीर है। उच शरीफ में 20 से ज्यादा देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है। मुल्तान, शुजाबाद, जलालपुर पीरवाला और रहीम यार खान में लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। मुजफ्फरगढ़ में 2,50,000 से ज्यादा अफराद मुतासर हुए और 2,09,000 एकड़ जरी रकबा जेर आब आया। मुल्तान की तहसील शुजाबाद में बंद टूटने से पैदा होने वाला शगाफ 400 फुट तक बढ़ गया है। मजमूई नुकसान से मुतालिक PDMA का कहना है कि पंजाब में हालिया मानसून और सैलाब के बायस 104 अफराद जहाँ बहक हुए हैं, जहाँ NDMA की रिपोर्ट में मुल्क भर में अमवात 972 तक बताई गई है। PDMA के अदाद शुमार में 45,70,000 अफराद मुतासर और तकरीबन 4,700 से ज्यादा मोजाजात मुतासर करार दिए गए हैं। इसके साथ साथ पंजाब में बारिशों का 11वां स्पेल भी शुरू होने लगा है। PDMA पंजाब के मुताबिक 16 से 19 सितंबर तक दरियाओं के बालाई इलाकों में बारिश मुतवक्के है, जिस पर सूबा भर की इलाकाई इंतजामिया को अलर्ट रहने के अहकाम जारी किए गए हैं। PDMA का कहना है कि इस स्पेल से दरियाओं की सतह बुलंद होने का इम्कान है और तुग़यानी के भी खदशात हैं। दूसरी जानिब मुल्क में सैलाब के मुआशी नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है, ताहम जो भी तखमीने सामने आए हैं वो सूरत हाल की संगीनी की अक्कासी कर रहे हैं। हुकूमत के मुताबिक इब्तदाई तौर पर 500 अरब रुपए का नुकसान हुआ है, ताहम माहिरीन इक़्तिसादियात ने ज़री नुकसानात और बराह रास्त मुआशी असरात को बुनियाद बनाते हुए 409 अरब रुपए का अंदाजा भी पेश किया है। ज़री नुकसानात के तनाजुर में बताया गया है कि पंजाब में 13 लाख एकड़ अराजी ज़ेर आब आई है, जिसमें चावल, गन्ना और कपास जैसी अहम फसलें मुतासर हुई हैं। सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए पंजाब और वफाकी हुकूमत की पॉलिसीज पर पीपल्स पार्टी जैसी अहम इत्तेहादी जमात सख्त तनकीद कर रही है। बिलखुसूस रिलीफ के लिए इमदाद की अपील और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रकम की तकसीम के मामले में दोनों जमातों के दरमियान तकरार का आगाज हो चुका है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत की जानिब से आलमी बरादरी से इमदाद की फौरी अपील न करने पर तशवीश का इजहार किया था, जिसकी तायीद आज वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी की है। मैं ये दोहराना चाहूँगा चेयरमैन साहब की दरख्वास्त के जल्द से जल्द बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए उनको इमदाद मुहैया की जाए। तीसरी चीज़ जो चेयरमैन साहब ने कही थी वो थी कि इमीडिएटली, और उस वक्त उन्होंने कहा था अभी भी देर हो गई है, आप एक फ्लैश अपील करें अक़वाम मुत्तहिदा को कि रिलीफ के कामों में दुनिया कंट्रीब्यूट करे। तहम दिलचस्प तौर पर हुकूमत इस मुतालिक पीपल्स पार्टी की ही अपील पर कान धरने को तैयार नहीं, जिसका इजहार वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने किया है, जिनके बकौल बैरूनी इमदाद के बजाय खुद इन्हिसारी पर तवज्जो दी जाएगी, क्योंकि हुकूमत ने कशकोल को खुदा हाफिज कहने का फैसला किया है। एहसन इकबाल का यह नारा कौमी खुद एतमादी की बात तो करता है, मगर हकीकत यह है कि मुल्क की मुआशी सूरत हाल को देखते हुए फौरी रिलीफ, ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और बहाली के लिए बड़ी रकम और बैनुल-अक़वामी रिस्पॉन्स दरकार भी है। सवाल यह है कि हुकूमत इस मुतालिक क्या हिकमत अमली बना रखी है। हुकूमत की ऐसी ही एक पॉलिसी पर सवाल उठ रहा है, जब हाल ही में वज़ीर-ए-आज़म ने पहले बिजली के बिलों में रिलीफ देने के लिए IMF की राय लेने की हिदायत की थी, ताहम गुज़िश्ता रात अचानक ही सैलाब ज़दगान के लिए बिजली के बिलों में रिलीफ देने का ऐलान कर दिया गया। इस मुतालिक आज उन्होंने कौम से खिताब में सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ का ऐलान किया और अगस्त के महीने के बिजली के बिलों को मुआफ़ कर दिया। सैलाब ज़दा इलाकों में बिजली के तमाम घरेलू सार्फिन के एक माह यानी अगस्त के महीने के बिजली के बिल
माफ़ किए जा रहे हैं और इस तरह घरेलू सार्फिन को अगस्त के बिल अब अदा नहीं करने पड़ेंगे। इस बिजली के बिलों की अदायगी वफाकी हुकूमत अपने वसाइल से करेगी और ये सैलाब मुतासरीन का हक है, कोई आप पर एहसान नहीं है। इन मुतासरा इलाकों के वो घरेलू सार्फिन जो अगस्त का बिल अदा कर चुके हैं, उनको ये रकम अगले माह के बिजली के बिल में वापस कर दी जाएगी और इस हवाले से वाज़ेह हदायत जारी कर दी गई हैं। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म हाउस से जारी बयान में कहा गया था कि IMF से मामला तय होने के बाद मुतासरा इलाकों के लिए बिजली के बिलों से मुतालिक तफसीली पैकेज का हतमी ऐलान किया जाएगा और इस मुतालिक आज वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने यह इंकशाफ किया है कि IMF ने सूरत हाल को समझ लिया है। सारी दुनिया देख रही है द काइंड ऑफ पेन एंड द काइंड ऑफ डिफ़िकल्टी पाकिस्तान इज़ गोइंग थ्रू, तो फंड इज़ नॉट ओब्लिवियस टू दैट। तो इसीलिए कल जो वज़ीर आज़म साहब का बयान आया है और आज भी सुबह उनका बयान आया है इलेक्ट्रिसिटी के बिलों के मुताबिक, राइट, तो फॉर अस दैट्स अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जी वो अपने फ़ंड से क्यों पूछा, क्योंकि वी आर इन अ फंड प्रोग्राम, उस रियलिटी से तो नहीं हम बाहर जा सकते। लेकिन एज आई सेड दे वर वेरी रिस्पॉन्सिव और उनको बिल्कुल बात समझ आई कि जी इस वक्त आवाम को जो रिलीफ देना है तो वो इसी वजह से वज़ीर आज़म साहब का ये ऐलान भी आया। अब हमारी ये जो टीम है फ़ंड की वो इंशाल्लाह इस महीने के आखिर में पहुंच रही है। वज़ीर ख़ज़ाना का नाम आपकी जगह, लेकिन IMF के आज ही के मौक़िफ़ से ये मालूम होता है कि वो इस मुतालिक अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा है। बरतानवी खबर रसा इदारे रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक IMF ने मुल्क में तबाहकुन सैलाब से होने वाले नुकसानात पर गहरे दुख का इजहार करते हुए कहा है कि कर्ज प्रोग्राम के जायजा मिशन में देखा जाएगा कि आया हुकूमत की मालियाती पॉलिसी और हंगामी इक़दामात इस बहरान से मौसर तौर पर निमट सकते हैं या नहीं। रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तान में IMF के नुमाइंदे माहिर बेंसी ने कहा कि मिशन इस बात का जायजा लेगा कि आया माली साल 2026 का बजट उसमें मुख्तसर अखराजात और हंगामी इक़दामात सैलाब के बाइस दरकार अखराजात को पूरा करने के लिए लचकदार हैं या नहीं। नुमाइंदा IMF के मुताबिक सैलाब मुतासरीन के लिए हुकूमती अखराजात का तफसीली जायजा लिया जाएगा, रिलीफ बहाली और बजट तरजीहात पर रिपोर्ट तैयार की जाएगी। नुमाइंदा IMF का कहना था कि सैलाब के बाद बहाली और इमदाद के फंड्स का मिशन तखमीना लगाएगा। IMF मिशन का दूसरे जायजे के लिए रवा माह के आखिर में दौरा पाकिस्तान मुतवक्के है। याद रहे कि IMF बोर्ड ने मई में $1.4 अरब का नया कर्जा मंजूर किया था ताकि पाकिस्तान को मौसमियाती कमजोरियों और कुदरती आफात के मुकाबले में अपनी मुआशी लचक को मजबूत बनाने में मदद दी जा सके। सैलाब की तबाहकारियों के बायस पाकिस्तान को किस तरह के मुआशी चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है और IMF इस वाले से पाकिस्तान के साथ कितनी लचक का मुजाहरा कर सकता है, बात करके मैं ज्वाइन किया है साबिक वजीर खजाना और माहिर मईशत डॉक्टर हफीज पाशा ने। बहुत शुक्रिया पाशा साहब, आप अपने प्रोग्राम में ज्वाइन किए। बताएगा कि सैलाब की सूरत हाल को देखते हुए हुकूमत ने बिजली के बिलों में रिलीफ दे दिया है, अभी भी हुकूमत के पास मजीद कितनी गुंजाइश है जो IMF से ली जा सकती है ताकि इस रिलीफ को मजीद बढ़ाया जा सके? मेरा अपना ख्याल यह है कि पाकिस्तान ने जो आदाद शुमार बजट में रखे थे वो बहुत ही ज़्यादा एम्बिशस थे और एक लिहाज से वो IMF के एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा थे। अब आप ये सोचिए कि हमने तारीख के तकरीबन कम खसारे का टारगेट किया है, 4% से भी लगभग कम, जबकि कुछ साल पहले ये 7-8% तक जा चुका था। तो बजट में जो गुंजाइश है वो है। और मेरा अपना ख्याल ये है कि जब हमारे सूबाई हुकूमतों से कहा गया है इस साल के वो 1500 करोड़ का कैश सरप्लस दें, ये बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस फिगर है और मेरा अपना ख्याल ये है कि अगर इसको आधा कर दिया जाए तो मुनासिब है ताकि उनके पास मुनासिब रिसोर्सेज हों रिलीफ, रिकंस्ट्रक्शन वगैरह के लिए। दूसरी तरफ हमारी जो फेडरल हुकूमत है उनके पास इमरजेंसी प्रोविजन होता है बजट में, इस साल तकरीबन 400 अरब के लगभग है, उसमें कम से कम 50 से 70% इजाफा करें और कोशिश करें कि जहाँ ग्रांट्स की ज़रूरत पड़े, अभी
अब देखिए कि आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर वगैरह में आपको कुछ पैसे वगैरह ज़्यादा देने पड़ते हैं, तो वो दीजिएगा आप हमारी हुकूमत के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, और आईएमएफ को समझा दें कि देखिए ये बजट के टारगेट्स हमने बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस रखे थे, अब हालात ख़राब हो गए हैं, हमें अपने अपने लोगों की जान और उनके जो पोजीशन है उसको बचाना है, तो हम तकरीबन तकरीबन 1000 अरब ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा हमें इस साल, और उस लिहाज से बजट का खसारा 4 के बजाय 5% तक पाशा पहुंच साहब, सकता है। कितना नुकसान हुआ है पाकिस्तानी मईशत को सैलाब की तबाहकारियों की वजह से? कुछ आपने इब्तदाई प्रोजेक्शंस दी थी, अब जब पानी उतर रहा है, पंजाब में इतला दी जा रही है कि बड़े पैमाने पर फसलें तबाह हुई हैं, तो अब आपकी प्रोजेक्शंस क्या है? कितना नुकसान हुआ है मजमूई तौर पर पाकिस्तानी मईशत को या हो सकता है? देखिए 2022-23 के सैलाब के हमने कॉस्टिंग की, इम्पैक्ट की, और इसमें आपको बहुत सी चीज़ों का क्वांटिफाई करना पड़ता है। एक तो आपके जो क्रॉप्स हैं उनकी जो डैमेज हुए, वो एक इमीडिएट कॉस्ट है। दूसरा, घरों पर जो नुकसान हुआ है, प्रॉपर्टी और उसमें एसेट्स वगैरह, फिर लाइफ स्टॉक का जो नुकसान होता है, फिर आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में जो प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, इन सब को जब मिलाते हैं तो आपको एक अंदाज़ा बनता है कि इसमें कैपिटल कॉस्ट भी है और करंट लॉस भी है। तो आप एस्टिमेट जब लगाते हैं, तो हमने जब लगाया था 2022-23 में, तो हमारा एस्टिमेट 26 अरब डॉलर था, और बाद में उसको थोड़ा-सा हमें इसलिए बढ़ाना पड़ा कि लास्ट जो फाइनल इम्पैक्ट्स हुए हैं, जिस तरह अभी तक नहीं हुए हैं पूरे साउथ पंजाब और सिंध में, तो 30 अरब डॉलर तक नुकसान था। अब हमारा अपना एहसास ये है, सही। असेसमेंट ये है कि शायद ये जो सैलाब आया है 2025 में, ये 2022 के सैलाब से ज़्यादा नुकसानदेह अनफॉर्चुनेटली हुआ है। तो इसलिए एस्टिमेट जो है वो शायद 30 अरब डॉलर से कुछ बढ़ जाए। ये तो काफ़ी बड़ा लॉस है पाकिस्तानी मईशत को। पाशा साहब, इसमें तो फिर कोई जो तनकीद पीपल्स पार्टी कर रही है, फिर तो वो जायज़ नहीं है क्या कि जब पीपल्स पार्टी कह रही है कि हुकूमत को 72 घंटों में फ्लैश अपील करनी चाहिए थी सैलाब मुतासरीन की इमदाद और बहाली के लिए, लेकिन उस पर आज वफाकी वज़ीर बराए प्लानिंग एहसन इकबाल साहब तो कह रहे हैं कि हमने कशकोल तोड़ दिया है। खुद इंसारी की वो बात कर रहे हैं। तो मौजूदा हालात में जो पाकिस्तान की माशी सूरत हाल है उसको देखते हुए क्या ये जो वफाकी हुकूमत की पॉलिसी है कि नहीं करेंगे आलमी इमदाद के लिए कोई अपील वगैरह, ये साहिब राय है, ये एक बेहतर पॉलिसी है? देखिए बात यह है कि ये जो असरात होते हैं पाकिस्तान पर, इसमें क्लाइमेट चेंज यकीनन असर है, और सारी दुनिया में जो हो रहा है उसमें पाकिस्तान दुनिया के 5 मुल्कों में है जिनको ख़तरा है सबसे ज़्यादा इस क्लाइमेट चेंज के प्रोसेस से। और उसमें क्लाइमेट चेंज में जो कॉजिंग फैक्टर्स हैं वो बड़े अमीर मुल्क हैं। हम तकरीबन ना होने के बराबर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जी हाँ, इस बिल्कुल। प्रॉब्लम को। तो हमारा पूरा हक है कि हम ग्लोबल लेवल पे सपोर्ट मांगें, इसलिए कि द कॉस्ट हैज बीन इनकर्ड बाय अस बट द कॉस्ट वाज पास्ड ऑन टू अस बाय अदर्स। एग्जैक्टली। तो इसलिए मैं समझता हूँ, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द गवर्नमेंट, दैट एक जल्द से जल्द एक एस्टिमेट बनाएं, प्रोजेक्टाइज करें, उसको बड़े क्लियरफुली क्वांटिफाई करके फौरन एक ग्लोबल सपोर्ट के प्रोसेस को लॉन्च करें। पिछले मरतबा 22 में किया था हमने, जी हाँ। और उसके नतीजे में 2.5 से 3 अरब डॉलर की सपोर्ट भी मिली थी। तो पाशा साहब, हमने जो शरह नमू का टारगेट रखा है, माशी तरक्की का हमने जो टारगेट रखा है 4.2% का, IMF कह रहा है कि 3.6% रहेगी हमारी ग्रोथ इस साल। तो आप क्या समझते हैं कि हमारी ग्रोथ कितनी मुतासर हुई है सैलाब से? देखिए इसमें होता यह है कि ज़री शोबे पे डायरेक्टली तो असर पड़ता है सैलाब का, मगर जब ज़री शोबे में नुकसान होता है तो उसके नतीजे में आपका सनती शोबा जो है और आपके सर्विसेज एक्टिविटीज़ जिसमें ख़ासतौर पे ट्रेड वगैरह है, वो भी मुतासर होते हैं। तो सैलाब का एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है।
इन दोनों को जब आप मिलाते हैं तो जब 1% कमी आती है शरह नमू में आपके ज़री शोबे में, तो उसके नतीजे में पूरी इकॉनमी पर 0.4% का असर आता है। ये हमने क्वांटिफाई किया है बड़ी केयरफुली। तो अगर 3 से 4% नुकसान होता है हमारे ज़री शोबे में, इसलिए कि फसलें तो बुरी तरह से मुतासिर होंगे, लाइफ स्टॉक लॉसेस होंगे, तो इसके नतीजे में अगर 4 से 5% हो तो 2% लॉस हो जाता है, 5 मल्टीप्लाइड बाय 0.4। तो नतीजा ये है कि इसकी वजह से जो आपका टारगेट, मैं समझता हूँ IMF का टारगेट ज़्यादा बेहतर है, मुनासिब, मोर रियलिस्टिक है, 3.6। तो लग ये रहा है कि आपका शरह नमू इस साल मुश्किल से 1.5% हो पाएगा। और आप ये भी नोट कर लीजिए कि 2022-23 में शरह नमू इकॉनमी का मनफी हो। तो पाशा साहब, ये जो फसलें तबाह हुई हैं सैलाब से, ज़ाहिर है उसमें हमारी जो चावल की फसल है, गंदम की फसल है, गन्ना है, और साथ साथ हमारी कपास की फसल भी मुतासर हुई है। ज़ाहिर है पाकिस्तान की दरामदात जो है वो बढ़ेंगी तो डॉलर पर दबाव आएगा, तो इससे एक्सचेंज रेट कितना मुतासर होगा, पाकिस्तानी रुपये पे कितना इसका असर आएगा डॉलर के मुकाबले में? हमारा अपना अंदाज़ा ये है कि हमने जो एस्टिमेशन किया है कि जो हमारा तिजारती खसारा है उसमें तकरीबन 7 अरब डॉलर का इजाफा होगा, और ये इन चीज़ों का इसमें इम्पैक्ट होगा। आपने एक दो का जिक्र किया है। एक तो चावल की एक्सपोर्ट बहुत बुरी तरह से मुतासर होगी, दूसरी तरफ जो फल और मुख्तलिफ चीज़ें हम एक्सपोर्ट करते हैं वो उनकी भी एक्सपोर्ट गिरेगी। फिर आपके टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स जो हैं, बरामदात जो हैं, वो मुतासर होंगे, इसलिए कि आपके पास कपास नहीं है, कम है। तो नतीजा ये कि कॉटन भी इंपोर्ट आपको करना पड़ेगा, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स भी कुछ कम होंगे। इन सब को अगर आप मिला लें तो हमारा एस्टिमेट ये है कि तकरीबन 7 अरब डॉलर तक का खुदा न खास्ता नुकसान हो सकता है, जो कि हमारे रिजर्व्स का, अल्लाह के फजल से रिजर्व्स 14.5 अरब डॉलर के लगभग हैं, उन पर आधा कुछ प्रेशर। सही है, बहुत शुक्रिया हफीज़ पाशा साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया था। आपने गुफ्तगू बुलाया कि साबिक वज़ीर ख़जाना हफीज़ पाशा साहब की, जिनका कहना है कि हालिया सैलाबी सूरत हाल के पाकिस्तानी मईशत पर बहुत ही मनफी असरात मुरतब होंगे। प्रोग्राम में एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, एक और इंतहाई अहम इशू के हवाले से बात होगी। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। आज़ाद कश्मीर में गवर्नेंस के हवाले से पहले ही हुकूमत की अपनी बड़ी इत्तेहादी जमातें पीपल्स पार्टी और नून लीग हुकूमत पर तनकीद कर रही है। ऐसे में अब अवामी एक्शन कमेटी, यानी जिसे जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी कहा जाता है, ये भी अब फिर से मैदान में उतरने के लिए तैयार है। पहले ही 2 मरतबा जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी हुकूमत से बज़ौर ताकत अपने मुतालबात मनवा चुकी है, और अब तीसरी मरतबा, यानी पहले 2 मरतबा जब मुतालबात उनके मानेंगे तो उस पर इतनी शय मिली है कि अब तीसरी मरतबा एक और बड़ा जो है चार्टर ऑफ डिमांड लेकर अवामी एक्शन कमेटी मैदान में आ गई है, और 38 नुकात पर मुश्तमिल चार्टर ऑफ डिमांड आ गया है, और 29 को फिर आज़ाद कश्मीर जो है उसमें हड़ताल और लॉकडाउन की कॉल दे दी गई है। अब अवामी एक्शन कमेटी जो है नाज़रीन, इसमें पहले तो ये ताजरों की एक नुमाइंदा ये एक प्रेशर ग्रुप था, बाद में इसमें कुछ तखरीबी सोच रखने वाले लोग भी शामिल हो गए, जो रियासत पाकिस्तान और पाकिस्तानी इदारों के हवाले से इंतहाई मनफी सोच रखते हैं। उन्होंने इस मूवमेंट को हाईजैक किया, और जो अवामी मसाइल से हटकर मामला अब किसी और तरफ चला गया है। अब आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के अंदर जो मुहाजिरीन की नशिस्तें हैं, जो कि पाकिस्तान भर में मुकीम मुहाजिरीन हैं, जो मकबूजा कश्मीर से हिजरत कर कर आए थे तकसीम के बाद, उनकी जो नुमाइंदगी है आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में, उसके ख़ात्मे की जो है वो मुतालबा किया जा रहा है, और उसके साथ साथ बाकी भी बड़े जो है लंबे चौड़े मुतालबात हैं। तो क्या इस मरतबा हुकूमत आज़ाद कश्मीर पहले की मरतबा फिर दबाव में आकर इनके मुतालबात मानेगी या सख्ती से निपटा जाएगा? बात करें, हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक साहब। बहुत शुक्रिया चौधरी अनवारुल हक साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये बताइएगा सबसे पहले कि आज़ाद कश्मीर के अंदर आपकी इत्तेहादी जमातें, जिसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग, वो आपकी गवर्नेंस पर बड़े संजीदा सवाल उठा रही है। ज़ाहिर अब ये इलेक्शन का साल है,
और अहम आईनी ओहदे खाली पड़े हैं। इस वक्त ना कोई एहतसाब ब्यूरो का चेयरमैन है, ना ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रर हो सका है। जजेस की तकर्रियाँ भी होनी है, साथ साथ कई अहम सरकारी पोस्टें भी खाली पड़ी हैं। तो क्या वजह है, क्यों इतने सवालात आपके गवर्नेंस पर उठ रहे हैं? देखिए, जहाँ तक तो सरकारी ओहदों की आपने बात की है, एहतसाब ब्यूरो के चेयरमैन को तैनात किया गया, उनके खिलाफ एक पटिशन दायर हुई, वो फिर पटिशन सुप्रीम कोर्ट से फाइनलिटी उसने इख्तियार की और अब उसमें लेजिस्लेशन की ज़रूरत है जो आने वाले दिनों में कर दी जाएगी। जहाँ तक आपने आइनी इदारों की बात की, तो आज़ाद कश्मीर में पहली दफ़ा पब्लिक सर्विस कमीशन को फ़ाल किया गया और ऐसा पब्लिक सर्विस कमीशन तश्कील दिया गया कि जिसके चेयरमैन को फ़ोन करने की कोई ज़रूरत नहीं कर सकता। इसके अलावा आज़ाद कश्मीर में जो दूसरा आपने बात की कि जी इलेक्शन कमीशन, वो प्रोसेस भी इस वक्त चल रहा है और अभी चूँकि तकरीबन 1 साल रहता है इंतखाबात को, तो आने वाले दिनों में वो मरहला भी बखैर खूबी इंजाम पाएगा। जहाँ तक आपने बात की कि जी गवर्नेंस के हवाले से सवाल आते हैं, तो वो मैं आपसे 2 मिनट लेना चाहूँगा कि जब मुझे गवर्नेंस स्ट्रक्चर मैंने उसको हल्फ उठाने के बाद जब मेरे हिस्से में जो हुकूमती काम आए, तो मैंने 20 अप्रैल 2023 को हल्फ लिया। उस वक्त आज़ाद कश्मीर जो था वो फाइनेंशियल बैंकरप्सी के करीब था, बिलियंस ऑफ रुपीज़ के डेट थे जो मैंने अदा किए। उसके बाद पिछले ऑलमोस्ट 2.5 सालों में कफ़ायत शारी की वो डॉक्ट्राइन मुझे नाफिज करनी पड़ी कि जिसमें शायद सबसे ज़्यादा मेरा सेक्रेटेरिएट मुतासर हुआ। मेरे सेक्रेटेरिएट में जहाँ अखराजात 62 करोड़ के करीब थे, वो 32 करोड़ के करीब आ गए, जबकि पाकिस्तान में आपने ये देखा कि जो सीएम और पीएम सेक्रेटेरिएट थे उनके अखराजात बढ़े, चूँकि वहाँ उनकी रिक्वायरमेंट भी होंगी शायद। मैंने चूँकि बचत और कफ़ायत शारी अपनी ज़ात से शुरू की और अपने आप को नमूना बनाया, तो मेरा सेक्रेटेरिएट 3 लोगों से ही चल रहा है और सारा आज़ाद कश्मीर उसका गवाह है और कोई चीज़ ऐसी पेंडिंग नहीं है। फिर हमने आज़ाद कश्मीर में पिछले 77 साल के मिथ तोड़ी और जब नई गवर्नमेंट आती थी तो नई गाड़ियाँ, चूँकि हिली ट्रेन है, गाड़ियाँ ख़राब भी हो जाती हैं, लेकिन गुज़श्ता 2.5 सालों में आज़ाद कश्मीर में एक भी नई गाड़ी नहीं खरीदी गई। सिर्फ नई गाड़ियाँ जो हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, वो एम्बुलेंसेस की सूरत में या पुलिस की जो व्हीकल्स हैं, जो 1964 का उनका जो बसें थी, जो वो मौत का कुएँ के वो एतबार से चलती थी, तो वो हमने ज़रूर रिप्लेस की हैं, वो नई गाड़ियाँ ज़रूर आई हैं। अच्छा, उसके बाद हमने फूड लैब्स के लिए भी नई गाड़ियाँ खरीदी, लेकिन किसी मिनिस्टर के लिए, किसी ब्यूरोक्रेट के लिए कोई गाड़ी नहीं खरीदी गई। ठीक, जहाँ तक आप गवर्नेंस की बात करते हैं, एक कसूर मेरा ये था जो मैंने बरमला किया और मैं उसका एतराफ़ भी करता हूँ कि आज़ाद कश्मीर में माफियाज़ पर मैंने बेरहमी से हाथ डाला, जिसमें सिगरेट का माफिया, वीट का माफिया, टिम्बर का माफिया और टी का माफिया था। और ये तकरीबन अगर मिलाया जाए तो ये तकरीबन 1000 अरब की चोरी थी, अगर इन सब को आप मिलाएं। और फिर ये इनकी रूट्स कहाँ तक थी, इसके लिए फिर एक अलग प्रोग्राम आपसे करेंगे। सही है। उसके अलावा जहाँ तक मेरी प्रायोरिटी थी, 2 साल में मैं 77 साल के काम तो नहीं बांट सकता, लेकिन 2 साल में जो सर्विस डिलीवरी के महकमे थे, जिनमें सबसे पहले महकमा इशारात था, 2 सालों में आज़ाद कश्मीर की हिस्ट्री में, अभी ये 3रा साल अल्हम्दुलिल्लाह शुरू है, 100 किलोमीटर के करीब सड़कें आज़ाद कश्मीर के हर हलके में, यानी 3300 किलोमीटर के करीब सड़कें आज़ाद कश्मीर में इस वक्त ज़ेरे कार हैं। तकरीबन 60 किलोमीटर पर पूरी शिद्दत से काम जारी है और जो बकिया है वो इस माली साल में एड्रेस कर लिया। आप जब कह रहे हैं कि सब कुछ इतना अच्छा है, गवर्नेंस बहुत अच्छी है, फिर तो अवाम को खुश होना चाहिए। अवाम में बेचैनी क्यों बढ़ रही है? ये जो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी है, उन्होंने आप ही के टेन्योर में 3री मरतबा एहतजाज की कॉल दे दी है। पहली मरतबा आपने उनके दबाव में आकर आटा और बिजली सस्ती की, और फिर दूसरी मरतबा एक ऑर्डिनेंस था, वो आपको मुअत्तल करना पड़ा उनके दबाव में आकर। अब 3री मरतबा वो फिर एक बड़ी डिमांड के साथ आए हैं। 38 नुकात पर मुश्तमिल उनका चार्टर ऑफ डिमांड है। 29 तारीख को फिर उन्होंने आज़ाद कश्मीर बंद करने की कॉल दे दी है। वो मुहाजिरीन की सीटें कह रहे हैं कि ख़त्म कर दी जाए। कैसे निपटेंगे सूरत हाल से? अच्छा, मेरी अर्ज़ सुने, 2 मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से आप बात कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि जो हुकूमती कारकर्दगी है वो ज़ेरे बहस नहीं है। जो मेरे वसाइल हैं, जो मेरा ADP है, जो मेरा रेकरिंग बजट है, उसमें कोई मालियाती स्कैंडल नहीं है। अगर आप, अभी मैंने चूंकि एक महकमे की बात की, अगर आप मुझे अलाउ करते, चूंकि आपके पास वक्त मुख्तसर है, तो मैं आपको बताता कि हुकूमती कारकर्दगी का लेवल क्या है। अब हुकूमती कारकर्दगी के हवाले से एक्शन कमेटी के तहफ़्फ़ुज़ात अगर हैं तो उनके किसी चार्टर में मुझे तो नज़र नहीं आए। उनके जो मुतालबात हैं बुनियादी तौर पर वो सस्ती बिजली और आटे से शुरू हुए थे, और वो वफाक पाकिस्तान ने, हुकूमत पाकिस्तान ने और रियासत पाकिस्तान ने जितनी कुर्बानी उन्होंने हमारे लिए दी,
जो मराहत और जो सहूलतें आज़ाद कश्मीर के एक आम शहरी को हासिल हैं वो तो पाकिस्तान के किसी शहरी को भी हासिल नहीं है। मसलन 3 रुपये बिजली, अब 3 रुपये बिजली भी उसका हमने इस लेवल का हशर किया है कि 3 रुपये बिजली के साथ हमने आज़ाद कश्मीर से गैस का तस्वर भी ख़त्म कर दिया। अब चूल्हों पे लोग सारा खाना बना रहे हैं। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव आया है उसको ठीक करने के लिए, और वन टाइम ग्रांट तो मुझे 23 अरब रुपया मिली, लेकिन इस माली साल में 71 अरब का खसारा जो था, जो फूड और इलेक्ट्रिसिटी की सब्सिडी में था, वो हुकूमत ने अपने रिसोर्सेज से पूरी किया। और मेरे बारे में तो कहा ही ये जाता था जी कि ये निज़ाम सितंबर से आगे चल नहीं पाएगा। एक दफ़ा तो फेडरल गवर्नमेंट ने ग्रांट दे दी, अब अपने ओन सोर्सेज से ये कैसे जी पाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से हमने वो पहला साल जो है वो पाकिस्तान की मदद के साथ गुजारा, और दूसरा साल अपने ओन सोर्सेज से शदीद बचत करके और अपनी गवर्नेंस को बेहतर करके। और एक आपसे मैं अर्ज़ करता चलूँ कि आज़ाद कश्मीर की तारीख का रिकॉर्ड है कि टैक्सेस को कम किया गया और रेवेन्यू इनकम को बढ़ाया गया। 44 अरब से रेवेन्यू इनकम इस साल बढ़ के 74 अरब पर आ गई। फिर ये सदी का मेरा ख्याल है, इसको अगर महदूद से अल्फाज में कहा जाए तो छोटा सा मौजज़ा है कि आपने नए टैक्सेस भी नहीं लगाए और अपना रेवेन्यू बढ़ा दिया। तो फिर आप इन चीज़ों के बारे से अवामी एक्शन कमेटी को मुतमईन क्यों नहीं कर पा रहे? उनकी दिन ब दिन डिमांड्स बढ़ती जा रही है, उनकी तनकीद बढ़ रही है, प्रोपेगेंडा बढ़ता जा रहा है। आप उन्हें कैसे कंट्रोल करेंगे? आप उनके मुतालबात मानेंगे या सख्ती से निपटेंगे? मैं एक आईनी हुकूमत का सरबराह हूँ और मैंने जवाबदेही का अमल जो है वो आज़ाद कश्मीर असम्बली के मुख्तलिफ मराइल से होकर वो मेरी जवाबदेही का अमल गुजरता है, जिसमें सवालात हैं, तरीक़े इस्तेकाक है, तरीक़े इल्तवा हैं, कॉल अटेंशन नोटिस हैं। ये जो डॉक्ट्राइन है कि मेरी अकाउंटेबिलिटी जो है वो अवामी एक्शन कमेटी ने करनी है, तो अगर फिर आप गैर मुंतखब जथों को अकाउंटेबिलिटी का इख्तियार दे देंगे तो फिर आइनी निज़ाम ख़तरे में पड़ जाएगा। दुनिया के किसी मौज़ूम मुल्क में ये नहीं होता। पाकिस्तान में ये करने की कितनी दफ़ा कोशिश की गई, लेकिन कभी भी स्टेट सरेंडर नहीं करती है। हाँ, जायज़ जहाँ तक अवामी मुतालबे की बात थी, सस्ती बिजली और सस्ते आटे की बात अगर करें तो आज मैं बरमला ये कहता हूँ, मैं चैलेंज करके ये कहता हूँ कि आप सेनेट की कार्रवाई निकालें। वहाँ सबसे पहले, इनसे भी पहले ये जो जायज़ अवामी मुतालबा था उसकी बात प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर ने भी की थी, लेकिन वो मुतालबा इंतहाई फराख दिली से वफाकी हुकूमत ने पूरा कर दिया। अब उसके बाद ये जो आप ताज़ा गुफ्तगू सुनते हैं, मैं ये समझता हूँ कि ये किसी तौर पे भी इनका जो आप पेश मंज़र देख रहे हैं वो तो शायद यही है कि जी अवामी मुतालबों की बात की जा रही है, लेकिन इनका पस मंज़र जो है वो। लेकिन ये बताएं कि ये तहरीक ज़ाहिर है ताजरों ने शुरू की थी, अवामी मसाइल के हवाले से ये तहरीक शुरू हुई थी, लेकिन बाद में कुछ तकरीबी जहनीत के लोग इस तहरीक में आए और उन्होंने ये तहरीक हाईजैक कर ली है, जो रियासत पाकिस्तान और पाकिस्तान के अहम इदारों के हवाले से बड़ी मनफी ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, बड़ा सख्त प्रोपेगेंडा करते हैं। क्या हल आपके पास उन लोगों के हवाले से, इस तहरीक के हवाले से? अब तो वो कह रहे हैं कि मुतालबात नहीं मानेंगे तो आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन भी नहीं होने देंगे। ज़ाहिर इलेक्शन का साल है, उनका बड़ा मुतालबा है कि आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में जो मुहाजिरीन की नशिस्तें हैं, 12 नशिस्तें, वो ख़त्म कर दी जाए। तो क्या पॉलिसी होगी? सुनेंगे उन्हें या कोई दरमियानी हल निकालेंगे या सख्ती की जाएगी? क्या होगा? देखिए समझ साहब, एक तो मैं वाज़ेह और दो टोक अंदाज में कहना चाहता हूँ कि महाजरीन नशिस्तों के तो ख़ात्मे का सवाल ही पैदा नहीं होता। उसकी वजह तस्मिया सुन लीजिए तो आपको इस सारे डॉक्ट्राइन को अनफोल्ड करने में बड़ी सहूलत मिलेगी। बज़ाहिर जो यकतरफा प्रोपेगेंडा वो क्या किया जा रहा है जी कि महाजरीन नशिस्तों की वजह से जो 12 हमारे दोस्त हैं वो आज़ाद कश्मीर के वसाइल पर वो काबिज़ होने की कोशिश करते हैं या उनका बेरहमी से इस्तेमाल करते हैं। अब मैं यहाँ आपसे एक बात करना चाहूँगा और 2-3 मिनट आपसे लूँगा भी कि यही महाजरीन थे जिनके आबाओ अजदाद ने कुर्बानियाँ दे के इस खित्ते को तहरीक आज़ादी कश्मीर की जिन्होंने बुनियाद डाली। 19 जुलाई 1947 को जो करारदाद पेश की गई उसमें इन महाजरीन का खून शामिल है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के जो सेक्रेटरी थे खुर्शीद मिल्लत, खुर्शीद हसन खुर्शीद, वो कौन थे? जो हमारे पहले स्पीकर थे शेख मंजर मसूद, वो कौन थे? तो अगर आपको 2-3 महाजरीन नुमाइंदों के किरदार से कोई इख्तलाफ है तो आइंदा आने वाले इंतखाबात में अवाम उनको मुस्तरद कर सकते हैं, लेकिन आप इस बहाने कज़िया कश्मीर या तहरीक आज़ादी कश्मीर की जड़ों को ही खोखला करना शुरू कर दें तो कौन सी सेन वॉइस आपको ये करने की इजाज़त देगी? लाखों शहीदों का लहू इसमें शामिल है, इसमें हमारे आबाओ अजदाद की कुर्बानियाँ शामिल हैं, और ये जितना स्टेट स्ट्रक्चर आज आप देख रहे हैं, अगर इससे कज़िया कश्मीर को अलहदा कर दिया जाए तो फिर तो ये 4.5 लाख मरबा मील का किस्सा है, फिर तो ये सारे निज़ाम को आपको दोबारा ओवरहॉल करना पड़ेगा। तो ये एक इंतहाई ख़तरनाक, और मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा मुतालबा है कि शायद करने वालों को भी पूरी तरह अंदाज़ा नहीं है कि वो क्या मांग रहे हैं। ये तो अनोखा लाडला जो है वो खेलने को
चांद मांगने से भी आगे चला गया, पता नहीं कोई और कोई चीज़ वो मुतालबा, ये जो है मुतालबा बुनियादी तौर पर ये मसला कश्मीर को सर्द खाने में नहीं, ये दफन करने के मुतादिफ है, और इसके तो पूरा करने का कोई सवाल नहीं। और इसको पूरा करना किसने है? ये तो सारी एक्शन कमेटी जो है वो मिल के भी सिर्फ एक सूरत में इसको पूरा कर सकती है कि वो आएँ, वो इतनी अवामी कुव्वत के साथ आएँ कि एक रजिस्टर्ड पार्टी की सूरत में इलेक्शन लड़ें, 2/3 अक्सरियत हासिल करें, आज़ाद कश्मीर की असम्बली में अगर ये तरमीम कर सकें तो कर लें। ये तो इसका आईनी रास्ता है। लेकिन आप तिम्बर के टंडे दिखा के आज़ाद कश्मीर की असम्बली को यरगमाल बना के रियासत, आपने अर्ज़ किया ना कि रियासत ने पहले 2 दफ़ा इनके मुतालबे माने, तो क्यों माने? इसलिए माने कि शायद उन मुतालबों के मानने से अगर भलाई मतलूब है तो वो हो जाए तो हर्ज कोई नहीं है। पॉलिटिकल डायलॉग जो है उसमें कभी भी हुकूमतों की ज़िद्दें नहीं होती। लेकिन जब आप सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन को, आप रेड लाइंस को भी क्रॉस कर जाएं, आप जो आपने दूसरी तरफ इशारा किया कि जी फ़ौज के ख़िलाफ़ गुफ्तगू करते हैं, अब जिनको इस मार्का हक़ के बाद भी मुहाफ़िज़ अफवाज और काबिज़ अफवाज में फ़र्क मालूम नहीं है, तो उन अकल के अंधों के लिए मैं क्या अल्फाज इस्तेमाल कर सकता हूँ? और फिर मैं साथ ये भी कहना चाहूँगा कि आप इस एक्शन कमेटी की क़यादत के सारे अल्फाज पिछले 2-3-4 रोज़ से देखिए कि जी हमें पाकिस्तान से कोई इतराज़ नहीं है, हमें फ़ौज से कोई इतराज़ नहीं है, हमें जो है वो हमारा तो झगड़ा जो है वो इन सियासी इस क़यादत से है। तो जब आपका फ़ौज से कोई झगड़ा नहीं है, आपका पाकिस्तान से कोई झगड़ा नहीं है, तो फिर आपका पाकिस्तानी फोर्सेस का ये मुतालबा करना, जो हमारे नौजवान हैं उनका तनासब चेक कर लें कि मुसल्लह फ़ौज में कितना है, इस्लामाबाद पुलिस में कितना है, और मुसल्लह फ़ौज में जो कश्मीरी जर्नल्स हैं आप उनकी तादाद गिन लें बाकी पाकिस्तान की मुनासबत से, तो वो क्या है? ये सारी ओनरशिप दी किसने हमें? मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान ने। आटा उधर से, चीनी उधर से, अशिया खुर्दोनोश उधर से, हमारे दरियाओं का सारा रुख उधर से। फितरत हमें यह कहती है कि हम अलहदा नहीं हो सकते। तो फिर अगर ये बयानियाँ हैं कि आप अपना सिर्फ सियासी दुकान चमकाने के लिए ये कह देते हैं कि जी हमें एतराज़ तो कोई नहीं है, लेकिन अगर ये फोर्सेस आएँ तो ना भाई ना। अब आपने पिछले दिनों देखा कि इनके एक लीडर ने, जब एक पुंछ में एक वाक़या हुआ तो वहाँ जो जिम्मेदारान थे, मुलजिम थे, वो जो गिरफ्तार किए गए, तो वहाँ पे ये कहा गया जी कि दरख्त फेंक दिए जाएँ, आज़ाद कश्मीर पुलिस जो है उसका दाखिला भी बंद कर दिया जाए। तो मामला फिर साफ़ हो गया कि FC या PC का तो झगड़ा ही नहीं है। झगड़ा ये है कि स्टेट रिट को चैलेंज किया जाए, रियासत की रिट को ख़त्म किया जाए, जत्थों की सूरत में अपने मुतालबात जो हैं वो ताकत के ज़ोर पर बनवाए जाएं। तो फिर ये जो अज़ाइम है या ये जो एजेंडा है, ये किसी दुश्मन का एजेंडा तो हो सकता है, ये किसी मुहब्बे वतन कश्मीरी का एजेंडा नहीं हो सकता। ये जो आप दुश्मन के एजेंडे की बात कर रहे हैं अनवारुल हक साहब, ये बताएं कि आपके पास मालूमात है कि वाक़तन ये किसी दुश्मन का एजेंडा है या ये आप इसे इख्तियारी के तौर पर ये बात कर रहे हैं? क्या मालूमात है आपके पास? ये तहरीक जो है ये ऑर्गेनिक तहरीक है या है कोई इसके पीछे? देखिए, गुजारिश ये है कि ये एक्शन कमेटी एक डिसिप्लिन्ड चीज़ नहीं है। इसमें कभी ये नेशनलिस्टों के साथ इकट्ठे हो जाते हैं ताजर, और कभी ये उनसे अलहदगी का ऐलान कर देते हैं। ये पिछले 2-2.5 साल से ये गुड कॉप बैड कॉप का ड्रामा ये रचा रहे हैं। मैं ये समझता हूँ उन्हें खुद भी पता है कि उनके अंदर कौन जो हैं वो 5th कॉलमिस्ट हैं, 5th जनरेशन वॉर करने वाले कौन हैं, किन के तांते कहाँ मिले हुए हैं। अब कहते क्या हैं कि जी इसके लिए हमें सबूत फराहम किया जाए। जब आप मुल्की सलामती को कॉम्प्रोमाइज़ करने की गुफ्तगू करते हैं, रियासत के स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर को, रियासत के आइनी ढांचे को आप सवालिया निशान बनाने की कोशिश करते हैं, जिसमें आपकी तो कोई कुर्बानी नहीं है, अबाउजदाद की आपकी कुर्बानी ज़रूर शामिल हो सकती है। तो फिर ये सारा नैरेटिव, ये सारा इंतशार, ये हकूक़ की गुफ्तगू जो है, अगर आप बलूचिस्तान से चलें और इसको खैबर पख्तूनख्वा तक ले जाएँ तो आप ये पूछ सकते हैं वहाँ पे कि जो वहाँ पे जो फ़ौज के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, जो हमारे जवानों को, हमारे अफसरों को शहीद कर रहे हैं, उनके खिलाफ ब्लैक एंड वाइट में क्या सबूत है? गुलभूषण यादव वहाँ से नहीं पकड़ा गया था। 2 चीज़ें हैं, एक हार्ड कोर रॉ का एजेंट कहलाना और एक दुश्मन मुल्क के अज़ाइम की तकमील के लिए फैसिलिटेशन फराहम करना। तो फैसला छोड़ देते हैं आज़ाद कश्मीर के साहब। मसला यह है कि आज़ाद कश्मीर की जो बड़ी सियासी जमातें हैं, अगर हम तहरीक इंसाफ की बात करें तो वो भी जो है तकसीम होकर, बागी होकर अपनी क़यादत से वो आपके साथ आ गई। अक्सरियत उनकी नून लीग हो गई, पीपल्स पार्टी हो गई, वो भी आपके हुक्मरान इत्तेहाद का हिस्सा है। तो अपोजिशन किसने करनी है आज़ाद कश्मीर के अंदर? ये रोल फिर जब बड़ी सियासी जमातें अदा नहीं करेंगी तो फिर इस वैक्यूम को किसी और ने फिल करना था। आज़ाद कश्मीर में अगर आप हमारी हिस्ट्री देखें तो यहाँ कई दफ़ा ऐसी हुकूमतें आई हैं जिनकी 2/3 से भी ज़्यादा अक्सरियत थी। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह अपोजिशन में PTI की सूरत में 9-10 लोग बैठे हैं
और जो मेरी इत्तेहादी जमातें हैं वो भी कभी कभार अपोजिशन का किरदार अदा करती रहती हैं, तो अपोजिशन की कोई कमी नहीं है आज़ाद कश्मीर में। तो अब ये बताएं अनवारुल हक साहब के होगा क्या अब? इस्लामाबाद पुलिस से भी इजाफी दस्ते बुलाए जा रहे हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस को बुलाने की भी बात हो रही है, किस तरह से निपटेंगे इस मरतबा इस एहतजाज से? सख्ती होगी या मुज़ाकरात या बातचीत भी हो सकती है? देखिए, मेरी सिर्फ एक गुजारिश है कि हमेशा सेन वॉइसेस ही फतह पाती हैं, इन अमल मालूम बिन्नियात। मामलात जब भी हल होते हैं वो खुश उसलूबी से बातचीत के ज़रिए हल किए जाते हैं, लेकिन उनकी शर्त अव्वल क्या होती है कि आपके मुतालबात और आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो रियासत के आइन को और रियासत के ढांचे को किसी सूरत नुकसान ना पहुंचाए। अगर आप रियासत की रीढ़ को चैलेंज करते हैं, आप जत्थों की सूरत में ताकत के ज़ोर पर जलाओ घिराओ की बातें करते हैं, आप सोशल मीडियाज़ पर ऐसे नैरेटिव बिल्ड करते हैं कि जिनसे सिर्फ इंतशार और अनारकी की बू आती है, तो फिर रियासत के पास क्या ऑप्शन रहता है? तो भैया बताएं अनवारुल हक साहब के एफसी या रेंजर्स को बुलाने के हवाले से फिर क्या पॉलिसी है? जब मई 2024 में एहतजाज हुआ था तो काफ़ी हालात ख़राब हुए थे, तो तलब कर रहे हैं एफसी या रेंजर्स को, इस हवाले से क्या फैसला हुआ है? और फिर इसका मतलब यही है कि इस मरतबा सख्ती होगी? आज़ाद कश्मीर में जो स्ट्रेटजिक इंस्टॉलेशंस हैं उनकी हिफाजत के लिए इस वक्त भी प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी तैनात है मुजफ्फराबाद में, वो एक दिन के लिए भी वापस नहीं गई। मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ, अभी चंद दिन पहले एक थ्रेट अलर्ट जारी किया गया फेडरल गवर्नमेंट के जो अदारे हैं जो नेक्टा के, वो उनकी जानिब से जी के कुछ स्ट्रेटजिक इंस्टॉलेशंस को जो हमारा मुल्क जो दुश्मन मुल्क है रॉ और उसकी एजेंसियाँ जो हैं वो टारगेट करना चाह रही हैं। तो अब उसके लिए प्रिएम्पशन के लिए जो ज़रूरी मेजर्स हैं वो गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर ने नहीं लेने, तो किसने लेने हैं? उस ख़त को सोशल मीडिया पर ये एक्शन कमेटी की क़यादत ने इस तरह से मिलाइन करना शुरू किया कि जिस तरह जनाब इसकी आड़ में पता नहीं क्या होने जा रहा है। अब आप ये अंदाज़ा कीजिए कि जब आप ये इस तरह की हरकतें करते हैं और फिर आप पर ये कहा जाता है कि जी ये रॉ के अज़ाइम की तकमील हो रही है, तो जो आज़ाद कश्मीर की स्ट्रेटजिक इंस्टॉलेशंस हैं, हसास तनसीबात हैं, अगर वो भी मैं अनगार्डेड छोड़ दूँ तो फिर ये रॉ का एजेंडा नहीं तो क्या है? और जब उसके ऊपर गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्स किया, इन्होंने वो पोस्टर डिलीट कर दी। तो इसी तरह ही FCPC जो है ये आज़ाद कश्मीर में आज की गुफ्तगू आप सुन लें इनके एक मर्जी लीडर की, आज़ाद कश्मीर पर हमला तस्वर किया जाएगा। ये खुदा ना खास्ता हिंदुस्तानी फौज है जो आज़ाद कश्मीर पर हमला तस्वर किया जाएगा, जब पाकिस्तानी इदारे जिनमें कश्मीरी जो हैं वो नौकरियां कर रहे हैं, तरक्की के तमाम मौके उनको हासिल हैं। ये इस्लामाबाद में सिर्फ तकरीबन 25 से 30 हज़ार जो है आज़ाद कश्मीर के नौजवान जो हैं वो मुख्तलिफ शोबों में खिदमात अंजाम दे रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा से लेकर कराची तक हमारे लोग जो हैं वो अपने रोज़गार के सिलसिले में मुकीम हैं, कभी कोई तासुब नहीं बरता गया। तो फिर ये बात करनी कि जी वो अदारे जो लॉ एंड ऑर्डर के ज़िम्मेदार हैं, कल अगर मसलन ये इससे बढ़कर एक मुतालबा और कर देते हैं कि जी फिर पाकिस्तानी फ़ौज भी चली जाएँ, तो फिर मार के पाकिस्तानी फ़ौज की जगह इन्होंने लड़ना था। तो ये एक ऐसा आवारा किस्म का नैरेटिव है कि अगर इसको इस दफ़ा इसका कला कमा ना किया गया तो मैं ये समझता हूँ कि फिर कौमी सलामती के सारे तकाजे जो हैं वो खतरे में पड़ सकते हैं। बहुत शुक्रिया अनवारुल हक साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू मुलाज़ा की वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की, जिनका कहना है कि आज़ाद कश्मीर में रियासत की रीढ़ को चैलेंज करने की कोशिश की गई, रियासत के खिलाफ मज़मूम प्रोपेगेंडा नारों का, तो फिर सख्ती से निपटा जाएगा। इसी पर प्रोग्राम में एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे पाक इंडिया टाकरे की। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। एशिया कप के हाई वोल्टेज मैच में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी है। 128 रन का हदफ था मुकर्रर 20 ओवर्स में, जो कि भारत ने 15.5 ओवर्स में सिर्फ 3 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। पाकिस्तान टीम की बैटिंग लड़खड़ा गई पहले बैटिंग करते हुए, और सिर्फ जो है सबज़ादा फरहान 40 रन बना सके और शाहीन शाह अफरीदी ने एंड पर आकर 16 गेंदों पर 33 रन बनाए। जबकि बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग भी बड़ी मायूस कुन रही। सिर्फ साइम अयूब जो कि पार्ट टाइम बॉलर है वो 3 विकेटें हासिल कर सके, बाकी कोई भी बॉलर कोई विकेट नहीं ले सका। फील्डिंग भी मायूस कुन रही है। क्या वजह है, पाकिस्तान टीम क्यों भारत से ये मैच हारी, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौफीक उमर और मोहम्मद इरफान। बहुत शुक्रिया दोनों का, आपने ज्वाइन किया शो में। ये बताएगा तौफीक उमर साहब, क्या वजह बनी आज के मैच में शिकस्त की, क्या कहेंगे आप? देखिए समर भाई, आई थिंक के टॉस जीत के जिस तरह से हमने बैटिंग का आगाज़ किया वो बहुत ही मायूस कुन था। आई थिंक बिल्कुल क्लूलेस रहे, कोई प्लानिंग नज़र नहीं आई। जिस तरह की शॉट सिलेक्शन थी हमारे बैटर्स की
वो समझ में नहीं आई। मतलब आप ऐसा लग रहा था कि जैसे आप अभी भी उसी फ्रेम ऑफ माइंड में हैं या उसी इंटेंट से खेल रहे हैं जिस तरह से कि आप का समझा जाता है कि आप खेलते हैं पास में भी टॉप टीम के अगेंस्ट। हाँ, अगर आपको ओमान या अफ़गानिस्तान या इस तरह की जो टॉप टीम्स नहीं हैं उनके अगेंस्ट खिला दें तो आप टोटली डिफरेंट नज़र आते हैं। लेकिन जैसे ही कोई टॉप टीम आती है तो आई थिंक कि वहाँ पे बिल्कुल आप जो है प्रेशर में नज़र आते हैं और उसमें बिल्कुल कोई प्लानिंग नज़र नहीं आती। जिस तरह की शॉट सिलेक्शन हमारे बैटर्स ने शुरू में की, आई थिंक कि वो ऐसे लग रहा था कि जैसे मतलब बैटिंग करना भूल गए हैं। तो इस तरह से देखें, टॉप बॉलर्स जो हैं, टॉप टीम्स आपको विदाउट प्लानिंग आप अगर आएंगे तो वो आपसे कभी भी जो है वो रन्स नहीं खाएंगे। आपको प्रॉपर क्रिकेट शॉट्स खेलनी पड़ती हैं अगर आपने उनके अगेंस्ट रन्स करने हैं। तो आई थिंक कि ये चीज़ जो थी ये इसमें इस चीज़ का आज फुकदान नज़र आया। ठीक, मोहम्मद इरफान साहब, आपकी नज़र में क्या वजह बनी पाकिस्तान की शिकस्त की? और अगर आप देखें ना कि बैटिंग में अगर शाहीन शाह अफरीदी ने रन्स करने हैं और बॉलिंग में साइम अयूब जो कि पार्ट टाइम बॉलर है उसने अगर आकर आउट करके देने हैं, तो बाकी जो हमारे स्टार बैटर्स हैं या फिर जो स्टार बॉलर्स हैं उनका क्या काम है टीम के अंदर? फिर असल में अगर देखा जाए, जो हम इतनी देर से यूएई में जाके बैठे हुए हैं, जो हमारी तैयारी है वो आज पहले मैच में जो थोड़ा बड़ी टीम आई है उसके सामने हर चीज़ आपके सामने आ गई है। अगर देखा जाए, जब टॉस हुई है हमें पहले तो रीड करनी नहीं आई विकेट किस तरह की है, फ्रेश विकेट है, इसमें मोचर है तो शुरू में बॉल ब्रेक होगा। देखें जब वो बॉल कर रहे थे तो ब्रेक हो रहा था, बॉल मतलब काफ़ी ग्रिप कर रहा था तो मुश्किल हो रही थी बैट्समैनों के लिए। जैसे ही उनकी बारी आई है तो इस तरह खेल रहे थे जिस तरह बच्चों के साथ मैच खेल रहे थे। ऊपर से फिर जिस तरह हमारे बैट्समैनों ने जो शॉटें मारी हैं, 5 से 6 बैट्समैन हमारे इस तरह के जिनको एक एक चांस मिलने के बाद काफ़ी पुअर शॉटें उन्हें मारी हैं। सबसे बड़ी बात यह कि हर एक बैट्समैन ने, जो पहले 4-5 बैट्समैन हैं, उनको एक एक चांस मिला। उससे अगली बॉल पे फिर उन्होंने फिर वही काम किया जो उनसे मतलब कि नहीं देखा जा सकता था। तो यही चीज़ें हैं कि जब हम बड़ी टीमों के खिलाफ आएंगे तो उस टाइम हमें पता चलेगा कि हमारी वीकनेस कहाँ पे है। तो जब हम अफगानिस्तान, ओमान, इन टीमों के साथ खेलेंगे, इनको मारेंगे, इसी में हम खुश होकर रहेंगे, तो फिर ये नहीं हो सकता कि आप बड़े टूर्नामेंट जाके जीतें, बड़ी टीमों के खिलाफ जाके जीतें। तो फिर उसके बाद हम रिजल्ट यही आपके सामने आएंगे 128-30। जिस तरह आपने बोला कि शाहीन जाके लास्ट में जाकर रन कर सकता, बैट्समैनों को क्या वजह थी कि वो बैटिंग नहीं कर सके। उसके बाद साइम अयूब ने 3 आउट कर दिया, जो हमारे मेन बॉलर थे उन्होंने कुछ भी नहीं किया। और हमारे एक और टीम में एज अ मेन बॉलर खेल रहे हैं फहीम अशरफ साहब, उन्होंने कोई एक ओवर भी उनसे नहीं करवाया गया, उनकी जरूरत नहीं महसूस हुई टीम के अंदर। वो एज ए ऑलराउंडर खेल रहे हैं, बॉलिंग ऑलराउंडर। उनका फिर रोल क्या तौफीक ओवर साहब टीम के अंदर? फिर या फिर आप कोई प्रॉपर बॉलर खिलाएं या आप प्रॉपर बैट्समैन खिलाएं उनकी जगह पर? देखें समर भाई, बिल्कुल आप वही मतलब इस तरह की जो टीम्स के अगेंस्ट वो आप आधे बॉलर से नहीं जा सकते। आपको प्रॉपर बॉलर्स चाहिए जो रिवर्स जिसको आती हो। आप देखें कि हमारी टीम जो है, अगर रिसेंट पास्ट में जितने भी मैचेस हुए हैं उसमें अगर आप देखें तो हमारी बॉलिंग जो है वो जो स्ट्रगल सबसे ज़्यादा कर रही है वो डेप्थ बॉलिंग में कर रही है। तो डेप्थ बॉलिंग में जब तक आपको रिवर्स नहीं करवाएंगे या अच्छे यॉर्कर नहीं फेंकेंगे, आपको मार पिटेगी। तो फ़हीम की जिस तरह की पेस है वो रिवर्स या डेप्थ में वो बॉलिंग नहीं कर सकता। तो आई थिंक कि ये चीज़ें जब तक आप फिक्स नहीं करेंगे, आप अपनी जो टीम की जो कॉम्बिनेशन है उसको राइट नहीं खिलाएंगे। क्या तब्दीलियां आप सजेस्ट करते हैं टीम कॉम्बिनेशन के अंदर? आगे भी जा रहा, अभी पूरा टूर्नामेंट पड़ा है, पाकिस्तान के पास बड़ा मौका है। क्या तब्दीलियां होनी चाहिए स्क्वाड के अंदर जो हमारे पास प्लेयर्स दस्तयाब हैं उसमें से? देखें, आई थिंक आप फ़हीम से अगर एक ओवर भी नहीं आपने करवाना और अगर आप डिपेंड कर रहे हैं कि जी आपको साइम अयूब हर मैच में 2 से 3 आउट करके देगा या आपको जो है वो पार्ट टाइम बॉलर्स आउट करके देंगे, तो ऐसा हर मैच में नहीं होता। आज उसने ठीक है 2 से 3 आउट विकेट्स वो ले गया है, बट आज ये देखें कि आपके जो फ़हीम अशरफ को जैसे आपने अभी जिक्र किया कि उसको एक ओवर भी नहीं करवाया, उसको देखें तो सही। आप अगर आपने उसको मैच खिलाया है तो उसको आप ओवर तो देखें कि वो कैसी बॉलिंग कर रहा है। अगले मैचेस आपके हैं, आप उनमें मैचेस में किस कॉम्बिनेशन से जा सकते हैं, अगर उसमें कोई चेंजिंग करनी है तो आप वो कर सकें। तो ये चीज़ें देखें, मुझे तो अब नेक्स्ट मैच हमारा यूएई से है, जिस तरह का टीम हमारी खेल रही है, मुझे तो डर है कि कहीं हम यूएई से भी ना हार जाएं। ठीक है, आप क्या कहेंगे मोहम्मद इरफान साहब, क्या तब्दीलियां टीम में होनी चाहिए अगले मैचेस के लिए? नहीं, अगले मैचों के लिए तब्दीलियां तो यही क्या हारिस रऊफ को इन किया जाए। जिस तरह आप देख रहे हैं कि फ़हीम को आपने ना ओवर दिया,
ना उसने बैटिंग में कुछ किया। तो मेन आपके पास कोई चीज़ तो स्ट्रेंथ आपके पास हो ना, अकेला शाहीन भी नहीं कुछ कर सकता। आपके पास पार्ट टाइमर आप बॉलिंग करके उससे आउट कर रहे हैं, तो ये चीज़ें आपको लेके चलें। इसमें सारी जो प्लानिंग है आपकी वो आती है कि जो मैनेजमेंट वो क्या सोच रही है, उनको बाद जीत लिया छोटी टीमों से, उसके बाद वही टीम आप आगे भेज दें, ठीक है जी, कोई प्लानिंग नजर नहीं आई पूरे मैच में। अगर आपने टॉस जीता उसके बाद फिर बैटिंग, उसके बाद अगर बॉलिंग में देखा जाए। एक और चीज चले, पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस पे तो हमने बात कर ली, इंडियन टीम का स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है वो भी आज बुरी तरह से एक्सपोज होता हुआ नजर आया कि आप मैच जीते हैं। अमूमन एक रिवायत है कि जब जीतने वाली टीम जो है वो आती है, दोनों टीमें मैच के एंड पे हैंडशेक करती है, वो छक्का मारने के बाद चले गए बाहर और कोई नीचे नहीं आया पाकिस्तानी टीम से हैंडशेक करने के लिए। तो इस पर जरा रोशनी डालिएगा। नहीं, ये तो काफ़ी उन्होंने क्या कहते हैं ना, एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है जो उनका, उन्होंने बहुत ये अच्छा नहीं किया कि मतलब अगर ये इनको एशियन जो है पीछे कमेटी, उनको चाहिए कि अगर इस तरह के काम कर रहे हैं तो फिर इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप अगर आगे हैं खेलने, हैंडशेक से कौन सा कुछ होने लगा, ये एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है। आप बड़ेपन का मुजाहरा करें, आप जाके हैंडशेक करें। ठीक, तो आपकी क्या राय है? भारत रवायाती भूल गया खेल? एक बहुत ही मैं इसको ये कहूँगा कि ये एक बहुत ही इसको मैं घटिया हरकत कहूँगा कि इस तरह की चीज़ नहीं होनी चाहिए स्पोर्ट्समैन में। इन्होंने जिस तरह से मतलब आप देखेंगे जब टॉस हुआ तो तब भी जो कैप्टन हैंडशेक करते हैं एक दूसरे के साथ, तो वो तब भी नहीं किया, उसके बाद मैच ख़त्म होने के बाद भी नहीं किया। तो आई थिंक कि इन चीज़ों का जो है वो आईसीसी को ये चीज़ देखनी चाहिए कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए क्रिकेट में। देखें, अगर आप एक दफ़ा खेलने आ गए तौफीक साहब आपका और मोहम्मद इरफान साहब आपका अपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। यकीनी तौर पर पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस जो है बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग तीनों शोबों में ही आज बड़ी नाकिस रही है। आने वाले मैचेस के लिए टीम कम्बिनेशन में भी कुछ तब्दीलियाँ बहुत ज़रूरी हैं। आज की शो में इतना इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।